हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। अब ये अमेंडमेंट एक्ट आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें, जब इसको लाया जा रहा है 1951 में, तो उस समय भारत में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे न्यू स्टेट की डिमांड होना। इसके अलावा पार्टीशन की वजह से लोगों के बीच में हेट स्पीच का काफी ज्यादा प्रसार किया जा रहा था। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने महसूस किया कि हमारे संविधान में स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और इनके लिए ना एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है। तो इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं हमारे इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, नवंबर मंथ लगभग आधा एंड हो चुका है। ऐसे में आपके पास अब बहुत कम समय रह जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। लगभग आप मान के चलें 6 महीने आपके पास हैं। ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान हो सकते हैं कि इतने लिमिटेड टाइम में कैसे हम अपने सिलेबस को मैनेज करेंगे, कैसे प्रिपरेशन कर पाएंगे, एग्जाम देना है कि नहीं देना है। तो आप सभी के लिए हम प्रारंभ 4 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो बैच है ये आपका 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंतर्गत आपको मंडे से फ्राइडे तक रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। सैटरडे में आपको वीकली करंट अफेयर्स के क्लासेस मिलेंगे, एमसीक्यू एंड मेंस के आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस को। देन वेकअप ऑफिसर भी आपको मिलेगा। अक्सर होता क्या है, हम शेड्यूल बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते और फाइनली हमारी जो प्रिपरेशन है वो स्लो हो जाती है। तो हम आपको वीकली ऑफिसर प्रोवाइड करेंगे, वेकअप ऑफिसर, जो कि आपको रिमाइंड कराएगा कि इस वीक आपको कौन कौन से टारगेट्स को फॉलो करना है। देन संडे में आपको सीसेट वीडियो मिलेंगे, जूम पर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे। उसके बाद मंथली बेसिस पर आपके जो टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे उनका भी आप टेस्ट कर पाएंगे, उनको रिव्यू कर पाएंगे कि प्रिपरेशन का स्तर कहाँ पे है। और कोर्स के बाद भी हम सभी आपके साथ रहेंगे। यूपीएससी इंश्योरेंस की फैसिलिटी आपको दी जा रही है। मतलब अगर ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है हम आपको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे अपने बेसिस पे। आपको अगर कोई भी नीड होगी, कोई भी क्वेरी होगी आपकी, कुछ भी आप हमसे सहायता लेना चाहते होंगे, तो हम पूरी टीम के रूप में आप लोगों के साथ रहेंगे आपकी बैच खत्म होने के बाद भी। तो ये हमारे कुछ स्पेशल फीचर हैं। आपको 21 जीएस के बुकलेट्स भी हार्ड कॉपी में हम आपके घर पे डिलीवर करा देंगे। ये बैचेस हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो इस बैच के रिगार्डिंग तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस ईमेल के थ्रू, और आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। नाउ चलिए वापस आते हैं और समझते हैं आखिर ये मुद्दा हाईलाइट क्यों हुआ है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की पीआईएल को एक्सेप्ट किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, जिसमें यह डिमांड की गई है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन को बढ़ा दिया था। अब इन बढ़े हुए रिस्ट्रिक्शंस को आप अगर चेक करेंगे तो ये अगर आप इसका रिव्यू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये चीज जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करती है। ठीक है, तो इन्हीं बेसिस पर इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब क्या ये मुद्दा है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करेगा नहीं करेगा, इस चीज को ही हमें यहां पे समझना है। अब ये जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है 9th शेड्यूल को हमारे संविधान में किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में जोड़ा गया था। अब इसका क्या आंसर है ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसमें काफी सारे आर्टिकल्स को अमेंड किया गया था, लेकिन हमें मेन फोकस किस पर रखना है? मेन फोकस रखना है स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन एक्सेप्ट की है उसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो लिमिटेशन बढ़ाए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शन बढ़ाए गए हैं, उन्हीं को एड्रेस करने के लिए, उन्हीं को रिव्यू करने के लिए ये सब किया गया है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। अब आप लोगों ने आर्टिकल 19 जरूर पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 19 क्या करता है? आपको कुछ प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब आपको यहां आजादी दी जा रही है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक्सप्रेस कई तरीके से किया जा सकता है, आइदर आप टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्रेस करें अपने थॉट्स को, या फिर आप विजुअल्स के माध्यम से
भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स को। ओके, उसके बाद आपको पीसफुली असेंबल करने की भी आजादी दी जा रही है। आप एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियारों के। आपको एसोसिएशन एंड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। आप पूरे इंडियन टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, आपको कोई रोक टोक यहां पर नहीं लगाई जाएगी। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर बस सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी पेशा या व्यवसाय चुन सकते हैं। ठीक है, ये सारी स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 प्रोवाइड कर रहा है। मेन फोकस रहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे तो वहां एक डिबेट चल रहा था कि क्या ये राइट एब्सोल्यूट होने चाहिए। तो महसूस किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि राइट्स को एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, वरना ये एक लाइसेंस की तरह काम करेंगे। मतलब अगर आप ये सोचें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कोई लिमिटेशन ना हो तो व्यक्ति फिर किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, जो हमारे स्टेट की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है, मोरालिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल रखा गया था, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। इसके अंतर्गत आपको रिस्ट्रिक्शन बताए गए 1950 में कि आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो यहां लिखा है लाइबल, स्लैंडर, डेफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके अलावा डिसेंसी और मोरालिटी, और विच अंडरमाइन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड टेंड्स टू ओवरथ्रो द स्टेट। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का स्पीच एंड एक्सप्रेशन करता है जिससे मानहानि होती है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, स्टेट की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, या फिर कोई व्यक्ति स्टेट को ही उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों के स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के एक कानून के द्वारा। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जो 26 जनवरी को हमने लागू किया था। अब इसके बाद 2-3 इंसिडेंट हुए जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे 1949 में एक केस हुआ, और केस में ये एक्चुअल में रेफरेंस क्या है आपको ये ध्यान रखना है, मैगजीन वगैरह के नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं। उस समय की मद्रास गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे तमिलनाडु का फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है 1949 में, तो मद्रास गवर्नमेंट ने एक लेफ्ट लीनिंग मैगजीन को बैन कर दिया था जिसका नाम था क्रॉस रोड। अब इस मैगजीन को बैन करने के बेसिस क्या थे? ये मैगजीन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। रोमेश थापर ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और केस रजिस्टर हुआ रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास नाम से। इस केस के अंतर्गत मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के सेक्शन 9 क्लोज 1A को चैलेंज किया गया। अब यहां पर आपको अगेन मैं बता दे रहा हूं कि ये केस नहीं है, आपको केस का सिर्फ रेफरेंस याद रखना है। आपके लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो पब्लिक ऑर्डर एक्ट है। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर गवर्नमेंट से व्यू मांगा कि आप हमें यह बताइए कि आपने इस मैगजीन को किस बेसिस पर बैन किया है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर हमने इसको बैन किया है पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस को लेकर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिव्यू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया कि हमारे संविधान में कहीं भी पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं रखा गया है। अभी हमने पूरा आर्टिकल 19 क्लोज 2 पढ़ा, तो यहां कहीं भी पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर जैसे वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इस मैगजीन को फाइनली दोबारा से पब्लिश होने की परमिशन दे दी गई। एक और इंसिडेंट हुआ था 1950 में, जहां पर दिल्ली के चीफ कमिश्नर के द्वारा प्री सेंसरशिप लगा दी गई थी एक मैगजीन पर। अब यहां पर अगेन जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस हुआ ब्रजभूषण नाम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से व्यू पूछा कि आपने क्यों इस पर प्री सेंसरशिप लगाई है। प्री सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर आप मैगजीन में कुछ भी पब्लिश करेंगे तो गवर्नमेंट पहले उसका रिव्यू करेगी, उसके बाद ही वो पब्लिश किया जा सकता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जब व्यू पूछा तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्री सेंसरशिप कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 19 क्लोज 2 का रेफरेंस लिया तो वहां पर ये दोनों शब्द थे ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। फाइन। अब यहां पर जब गवर्नमेंट के प्रयास किए जा रहे थे, बार बार गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता जा रहा था।
इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने स्टेप को बचाने के लिए हमारे संविधान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1951 में। अब 1951 में यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट के द्वारा, और उस समय हमारी जो इंटरिम संसद हुआ करती थी, अंतरिम संसद, उसने इसको पारित किया था। अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स को अमेंड किया गया था, जैसे आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम लोग बात ही कर रहे हैं। 85 संसद के सत्र को अमेंड किया गया। उसके बाद संसद में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है 87 वो अमेंड किया गया। देन 174, 176, 341, 342, 372, 376, तो बहुत सारे आर्टिकल्स को अमेंड किया जा रहा है। अब देखिए, आपको यहां पर बेसिकली इन आर्टिकल्स को याद रखना है, ठीक है। आप इन पर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, इन आर्टिकल्स में क्या क्या टेक्स्ट लिखे हुए हैं, डिटेल में मत पढ़िएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स होता है वहां पर जस्ट इसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन प्रावधानों को संशोधित किया गया था। आर्टिकल से आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे यह पूछ सकते हैं कि संसद के सत्र को अमेंड किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पूछेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित प्रावधान को अमेंड किया गया था। तो ऐसे करके 3-4 आपको रेफरेंस दे दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा हो सकता है एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाए, आपको आर्टिकल्स लिख दिया जाए एक तरफ और एक तरफ उसका रेफरेंस लिख दिया जाए कि इस आर्टिकल में क्या है और आपको मैच करना हो उसको, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ यहां पे फ्रेम हो सकते हैं, तो आपको ये आर्टिकल्स एक बार जरूर देख लेने हैं। उसके अलावा इस अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल को भी जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 19 क्लोज 2 में आखिर क्या अमेंडमेंट किए गए, जिसको लेकर विवाद पुनः इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आर्टिकल 19 में 2-3 चीजें यहां पर जोड़ दी गई। पहला तो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शब्द जोड़ने की वजह से यहां पर जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके लिए एक दरवाजा खुल गया, ठीक है, एक डोर ओपन हो गया उनके लिए कि वो आर्टिकल 19 से संबंधित जो प्रतिबंध हैं उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, रीजनेबलनेस जो है वो कौन डिसाइड करेगा, कौन बताएगा कि ये उचित प्रतिबंध है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली कोर्ट्स बताएंगे। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू की पावर यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शब्द के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। देन यहां एक चीज और जोड़ी गई, पब्लिक ऑर्डर, और दूसरा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अब पब्लिक ऑर्डर तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के सारे जो प्रयास थे वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दे रहा था। तो इस शब्द को आर्टिकल 19(2) में उन्होंने मेंशन ही कर दिया अब। एंड देन इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब होता है आप किसी को अपराध करने के लिए उकसाते हैं, तो ये होता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है। अब ये सारे जब बेसिस आए तो इन्हीं को प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और यहां आर्ग्यूमेंट दिए गए कि पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये दोनों ही क्राइटेरिया, इनके बेसिस पर अगर आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बैन करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, तो ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये रिव्यू करना है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको यहां पर बताना शुरू करूं कि ये करेगा कि नहीं करेगा, तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये डिबेट शुरू होगा तो बहुत सारे केसेस के रेफरेंसेस लिए जाएंगे, जो कि मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताता रहूंगा। तो अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी सिर्फ ये समझना है कि मुद्दा क्या है। उसके बाद यहां पर एक और बेसिस पर चैलेंज किया जा रहा है। दूसरा बेसिस ये है कि आर्टिकल 19 क्लोज 2 में जो अमेंडमेंट किया गया है वो नेशनल सिक्योरिटी को नेग्लेक्ट करता है। क्यों नेशनल सिक्योरिटी को क्यों नेग्लेक्ट कर रहा है सर? क्योंकि जो ओरिजिनल आर्टिकल 19 क्लोज 2 था उसमें स्टेट को ओवरथ्रोन करने की भी बात की गई थी कि अगर कोई राज्य को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है तो उसके स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन जो न्यू आर्टिकल 19 क्लोज 2 है उसमें तो इसका कोई रेफरेंस ही नहीं दिया गया, तो ये नेशनल सिक्योरिटी को भी नेग्लेक्ट करने का काम करता है। तो इन दो बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। एक तीसरा बेसिस भी हम देख सकते हैं जिस पर इसको चैलेंज किया जा सकता है, वो है मिसयूज ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। देखिए, अभी हमने आर्टिकल 19 को देखा कि वहां पर एक न्यू शब्द जोड़ दिया गया कि पब्लिक सेफ्टी को या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति की स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
लेकिन अब अगर मैं मान लो कि सोशल मीडिया पर जाकर अपने ट्विटर हैंडल से या फिर अपने फेसबुक हैंडल से कोई भी ट्वीट कर देता हूं, कोई भी पोस्ट लिख देता हूं जिसमें मैं गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता हूं, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर कर सकती है कि दिस इज वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेरे को फिर जेल हो जाएगी, है ना? ये किया जा सकता है क्योंकि पब्लिक ऑर्डर जो टर्म है वो अपने आप में एक वेग टर्म है जिसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो ऑब्वियसली इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। अब यहां पर जो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 124A भी लगाई जा सकती है। किसी को राजद्रोह, देशद्रोह का अपराधी भी बताया जा सकता है केवल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से। आप बोलेंगे कि ये पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन है, इसलिए इस व्यक्ति पर सेक्शन 124A लगाओ और इसको जेल में बंद कर दो, ये देशद्रोही है। अब क्या ये चीजें वैलिड हैं? क्या डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें होनी चाहिए? तो सेडिशन को लेकर भी एक अपना विवाद है, क्योंकि इसको लेकर ना बहुत सारे जो हैं झूठे झूठे केसेस भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसका दुरुपयोग किया है, तो ये सारे मुद्दे यहां पर उभर कर आते हैं। अब देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहता है, क्योंकि अभी हमें जजमेंट पर बात करना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसके फॉलोअप सेशंस भी होंगे जिसमें मैं आपको पूरे मुद्दे को आगे की जो प्रोसेस है इसमें उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए यहां पर एंड करते हैं और मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।